हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इरूटेरिया की जो नई बिहार करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसके अंतर्गत सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए बिहार संपादकीय समाचार को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में बिहार राज्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा 71वीं बीपीएससी TRE 4, बीपीएससी AEDO तथा बिहार राज्य से संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला है मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर। 8 अगस्त को सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मां सीता जन्म स्थली पुनौरा धाम भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया 8 अगस्त को। और आइए इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास हेतु कुल 882 करोड़ 87 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। 882 करोड़ 87 लाख रुपए की इस मंदिर के समग्र विकास हेतु 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मंदिर 156 फीट ऊंचा होगा, जो कि अयोध्या के 161 फुट लंबे राम मंदिर से 5 फुट कम है। नेक्स्ट, अयोध्या में राम मंदिर के डिजाइन के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार चंद्रकांत सोमपुरा ने इस मंदिर का भी डिजाइन तैयार किया है। तो मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने डिजाइन किया है, और इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट है मंदिर और इसके गर्भगृह में मकराना पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है रामायण सर्किट पर्यटन को बढ़ावा। पुनौरा धाम स्टेशन को अयोध्या, जनकपुर जो कि नेपाल में है, चित्रकूट और रामायण सर्किट के अन्य स्थानों से जोड़ा जाएगा। तीर्थयात्री राम, सीता और लव कुश के पद चिन्हों पर चलते हुए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकेंगे, और भारत तथा नेपाल के बीच संयुक्त पहल से सीमा पार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो आइए एक बार इससे रिलेटेड फैक्ट्स को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मां जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर का 8 अगस्त को शिलान्यास किया गया केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और इसके लिए 882 करोड़ 87 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है, और इस मंदिर के लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है तथा यह मंदिर 156 फीट ऊंचा होगा, और इस मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया है। अब अगला है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को मिली सौगात। इसके अंतर्गत पहला है हवाई सफर की नई उड़ान। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जाएगी, पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा तथा बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत बिहार में 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है मखाना बोर्ड की स्थापना। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिससे कि मखाना प्रोसेसिंग कंपनियों को लाभ मिलेगा। बोर्ड से उत्पादन और बेहतर मार्केटिंग में मदद मिलेगी। मखाना प्रोसेसिंग से 5 लाख परिवारों का जीविकोपार्जन होगा। नेक्स्ट है पश्चिमी कोसी नहर को वित्तीय सहायता। इससे बाढ़ सुरक्षा के साथ सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी तथा किसानों को सूखे से राहत मिलेगी, और मिथिलांचल के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास होगा। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना। खाद्य क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, कुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है IIT पटना का विस्तार। विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। तो ये सब केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार को मिली सौगातें हैं। नेक्स्ट है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप। 29 जुलाई 2025 को वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया है 29 जुलाई 2025 को। यह संरचना 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 72 एकड़ भूमि पर निर्मित की गई है तथा इसमें 15 से अधिक देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया है। इस स्तूप का निर्माण पुष्करणी तालाब और प्राचीन मिट्टी के स्तूप के पास किया गया है। संग्रहालय की पहली मंजिल पर भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की
पवित्र अवशेष पेटिका स्थापित की गई है। आधुनिक भारतीय इतिहास में पहली बार बिहार के वैशाली जिले में एक स्तूप का निर्माण पूरी तरह से पत्थर से किया गया है, जिसमें सीमेंट, ईंट या कंक्रीट का उपयोग नहीं किया गया है और इसकी कुल ऊंचाई विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप से लगभग दोगुनी है। 4200 बलुआ पत्थर के खंडों को बिना किसी चिपकने वाली सामग्री के टंग एंड ग्रूव तकनीक का उपयोग करके जोड़ा गया है तथा इसमें भव्य प्रवेश द्वार सांची तोरण की तर्ज पर बनाया गया है और इस परिसर में एक ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, आगंतुक केंद्र, संग्रहालय ब्लॉक, सेम्फी थिएटर, कैफेटेरिया और 500 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र आदि भी है। नेक्स्ट है ओडिशा के कलाकारों के द्वारा निर्मित भगवान बुद्ध की एक मूर्ति इस स्थल के विशिष्ट प्रतीक के रूप में कार्य करेगी। तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप, इसका निर्माण वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में किया गया है और इसका उद्घाटन 29 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार किसके द्वारा जारी किया गया? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। नेक्स्ट है कुल अंकों के आधार पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को 21वां स्थान मिला है और पटना को 12,500 में से 10,584 अंक मिले हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को 21वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है बड़े शहरों की श्रेणी में यानी कि 3 लाख से 10 लाख की आबादी में बिहार के शहरों की रैंकिंग इस प्रकार है। गया को 27वां रैंक मिला है तथा इसका स्कोर 9,381 है। भागलपुर को 64वां स्थान मिला है तथा इसका स्कोर 7,550 है और मुजफ्फरपुर को 78वां रैंक मिला है और इसका स्कोर 6,698 है। नेक्स्ट है बिहार से 142 शहर स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किए गए अंतिम 3 शहर का स्थान। तो इसमें सबसे आखिरी नंबर पर चनपटिया है जिसको 142वां रैंक मिला है और इसकी राष्ट्रीय रैंकिंग 1560 है। कस्बा को 141वां रैंक मिला है तथा इसकी राष्ट्रीय रैंकिंग 1551 है तथा फॉरबिसगंज को 140वां रैंक मिला है और इसकी राष्ट्रीय रैंकिंग 804 है। नेक्स्ट है बिहार में कुल 17 गंगा शहर हैं जिनमें से कुछ गंगा शहरों की रैंकिंग इस प्रकार है। पटना की रैंकिंग 4 है तथा इसका स्कोर 8,683.7 है। भागलपुर की रैंकिंग 15 है और भागलपुर का स्कोर 6,385.7 है और छपरा ये 19वें रैंक पर है तथा छपरा का स्कोर 6,019.1 है। सर्वेक्षण के दौरान बिहार के गंगा किनारे स्थित 78 घाटों को कवर किया गया था और बिहार का कोई भी शहर मध्यम, लघु और अति लघु श्रेणी में नहीं आया और बिहार से पटना को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है गार्बेज फ्री सिटी में पटना और गया जी को 3 स्टार रेटिंग मिला है। गार्बेज फ्री सिटी यानी कि कचरा मुक्त शहर में बिहार से पटना और गया जी को 3 स्टार रेटिंग मिला है और भागलपुर तथा सुपौल को 1 स्टार रेटिंग दी गई है, 1 स्टार। मोतिहारी नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा 58 कैंटोनमेंट शहरों में दानापुर को सफाई के मानक पर 44वां स्थान मिला है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट को केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया और इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना को 21वां स्थान मिला है और 3 से 10 लाख वाली आबादी में गया को 27वां स्थान, भागलपुर को 64वां तथा मुजफ्फरपुर को 78वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर महीने 400 रुपये की जगह अब 1100 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर माह 10 तारीख को दिया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,11,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1227.27 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल लाभार्थियों में 54.5% महिलाएं हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को हर महीने अब 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है बिहार निवासी महिलाओं को ही अब 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा।
राज्य के सरकारी विभाग में जो भी नियुक्ति होगी उसमें सिर्फ बिहार निवासी महिला को ही 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा और जिस परीक्षा का रिजल्ट आना शेष है उसमें भी ये लाभ मिलेगा और यह राज्य स्तरीय से लेकर अधीनस्थ सेवाओं तक लागू होगा। इससे बिहार की महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और दिव्यांगजन पुरुषों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के 2 स्थल जल विरासतों में शामिल किए गए हैं। नेशनल वाटर मिशन के तहत देश की जल विरासतों की सूची तैयार की गई है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने इसका चयन किया है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने इसका चयन किया है और देश के 78 विरासतों में बिहार के 2 जल विरासतों को इसमें स्थान मिला है। इसमें बिहार के सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना का अगम कुआं जल विरासत शामिल है। तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा देश के कुल 78 जल विरासतों को चुना गया है, जिसमें बिहार के 2 जल विरासतों सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा और पटना का अगम कुआं जल विरासत शामिल है और देश के 78 जल विरासतों में महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के सर्वाधिक 7, जबकि मध्य प्रदेश के 6 जल विरासत शामिल हैं। नेक्स्ट है, बिहार में 4 आयोगों और मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है। जिन 4 आयोगों का पुनर्गठन किया गया है वे निम्न हैं। अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, इसके अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन कुमार आर्य को बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य महिला आयोग, इसकी अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा मिश्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, इसका अध्यक्ष अशोक कुमार बादल को बनाया गया है। और अगला है बिहार राज्य खाद्य आयोग तथा इसका अध्यक्ष प्रहलाद सरकार को बनाया गया है। वहीं मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष सलीम परवेज को बनाया गया है। तो बिहार में 4 आयोगों और मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें अति पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग, बिहार राज्य महिला आयोग, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग तथा बिहार राज्य खाद्य आयोग शामिल है। नेक्स्ट है, अकुशल मजदूरों की नई मजदूरी 412 से बढ़ाकर 424 रुपये प्रतिदिन, सभी श्रेणियों में 12 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है इसका वर्गीकरण। श्रमिकों को उनके कार्य की प्रकृति के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिससे उन्हें कार्य के अनुरूप मजदूरी प्राप्त करने में सुविधा होगी। तो अकुशल मजदूरों की नई मजदूरी 412 से बढ़ाकर 424 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। अकुशल मजदूरों की मजदूरी 424 रुपये, अर्धकुशल मजदूरों के लिए 440, कुशल मजदूरों के लिए 536 तथा अति कुशल मजदूरों के लिए 654 रुपये मजदूरी तय की गई है तथा नई न्यूनतम मजदूरी दर 1 अप्रैल 2025 से लागू है। नेक्स्ट है ग्रीन बजट 2025-26। बिहार 2020-21 में ग्रीन बजटिंग की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था 2020-21 में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि BSPCB ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए UNEP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। नेक्स्ट है, BSPCB ये राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी यानी कि CAA-QMS के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है और बिहार देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है, IIT कानपुर के सहयोग से। नेक्स्ट है ग्रीन बजट 2025-26 के प्रावधान। पहला है, वित्त वर्ष 2025-26 में हरित बजट के लिए कुल आवंटन 15,588.28 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में हरित बजट के लिए कुल आवंटन 15,588.28 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में हरित बजट में 12.77% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP में हरित बजट का हिस्सा 1.42% है, जबकि राज्य के TPTA में हरित बजट का हिस्सा 2025-26 में 4.92% रहने का अनुमान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP में हरित बजट का हिस्सा 1.42% है, जबकि राज्य के कुल बजट में हरित बजट का हिस्सा
2025-26 में 4.92% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है, इस वर्ष का हरित बजट आवंटन मुख्य रूप से श्रेणी ए पूर्णतः समर्पित यानी कि 90 से 100%, श्रेणी बी अति उच्च महत्व यानी कि 75 से 90%, और श्रेणी सी उच्च महत्व यानी कि 50 से 75% के अंतर्गत आता है, जिसकी राशि क्रमशः 5,614.44 करोड़ रुपए, 282.29 करोड़ रुपए तथा 3,171.47 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है बाल कल्याण बजट 2025-26। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई थी। ये याद रखेंगे कि बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई थी और ग्रीन बजट ये 2020-21 में पेश किया गया था। यहाँ से परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है बाल बजट एक नज़र में। पहला है बच्चों पर कुल व्यय वर्ष 2013-14 में 7,825.70 करोड़ रुपए से 19.43% की वृद्धि दर से बढ़कर 2023-24 में 48,862.04 करोड़ रुपए हो गया है। बच्चों पर कुल व्यय वर्ष 2013-14 में 7,825.70 करोड़ रुपए से 19.43% की वार्षिक दर से बढ़कर 2023-24 में 48,862.04 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट है बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय 2013-14 में 1,559 रुपए से 5.9 गुना बढ़कर 2023-24 में ये 9,271 रुपए हो गया है। नेक्स्ट है बाल बजट योजनाओं का वितरण 2025-26। इसके तहत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 56% है, राज्य योजनाओं के तहत 14% तथा केंद्र प्रायोजित योजनाएं प्लस केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के तहत 30% है। नेक्स्ट है कुछ मुख्य उपलब्धियां। 2023-24 में बिहार के 95.7% स्कूलों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है। स्कूलों की पाठ्य पुस्तिकाओं में आपदा प्रबंधन पर एक अध्याय शामिल किया गया है तथा 2023-24 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 168.31 लाख था, जिसमें 86.67 लाख लड़के और 81.64 लाख लड़कियां हैं। नेक्स्ट है जेंडर बजट 2025-26। कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने 2008-9 में जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। तो बिहार राज्य सरकार ने 2008-9 में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। ग्रीन बजट ये पहली बार 2020-21 में प्रस्तुत किया था और बाल बजट ये 2013-14 में पहली बार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है 2025-26 की बजट घोषणाओं में कई महिला केंद्रित कार्यक्रमों का प्रस्ताव है। प्रत्येक पंचायत में एक कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। प्रमुख शहरों में महिला हाट स्थापित किए जाएंगे और महिलाओं के लिए निर्धारित वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है पटना में एक मोबाइल जिम ऑन व्हील्स शुरू किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से महिला प्रशिक्षक होंगी। सभी शहरों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। प्रमुख शहरों में पूरी तरह से महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों के द्वारा संचालित पिंक बसें शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट है महिला ड्राइवरों को व्यावसायिक उपयोग के लिए व्हीलर खरीदने पर नगद सब्सिडी मिलेगी। प्रमुख शहरों में केवल महिलाओं के लिए वाहन संचालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान एक धार्मिक पर्यटन योजना शुरू की जाएगी, जिसमें महिलाओं को सरकारी सहायता से होम स्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख शहरों में कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना और संचालन के लिए अलग नियम और कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। नेक्स्ट है राज्य सरकार पुलिस थानों के पास संपत्ति किराए पर लेकर महिला कांस्टेबलों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है सरकार कक्षा 1 से 10 तक के सामान्य वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति दरों को दोगुना करेगी। तो जेंडर बजट 2025-26 के तहत प्रत्येक पंचायत में एक कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। प्रमुख शहरों में महिला हाट स्थापित किए जाएंगे। पटना में एक मोबाइल जिम यानी कि जिम ऑन व्हील्स शुरू किया जाएगा। सभी शहरों में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। प्रमुख शहरों में पूरी तरह से महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों के द्वारा पिंक बसें शुरू की जाएंगी। महिला ड्राइवरों को व्यावसायिक उपयोग के लिए व्हीलर खरीदने पर नगद सब्सिडी दी जाएगी।
महिलाओं के लिए वाहन संचालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं प्रमुख शहरों में कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना की जाएगी तथा पुलिस थाने के पास महिला कांस्टेबलों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार। नेक्स्ट है बापू टावर। 2 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का लोकार्पण किया गया है और इसके महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है जो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 102 फीट यानी कि 101.87 फीट है तथा यह शंकुआकार भवन है और इसके बगल में आयताकार भवन है जो कि G+6 है। विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट बताई गई है। बापू टावर के निर्माण पर कुल 130 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बापू टावर में बापू की जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनके लगाव तथा बापू के आदर्शों को बेहतर ढंग से रेखांकित कर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है और बापू टावर के बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण यह तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है जो टावर के सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। बापू टावर के 5 रैंप हैं। रैंप 1 गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह, रैंप 2 द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार, रैंप 3 के तहत गांधी जिन्ना वार्ता, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि, रैंप 4 के तहत बिहार में गांधी, प्रार्थना सभा में गांधी जी, माउंटबेटन गांधी मुलाकात तथा रैंप 5 गांधी जी का एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी का एक आइकन इत्यादि है। 4 जुलाई 2025 को बापू टावर के 6ठे मंजिल पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रशासनिक कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना 2024 की रिपोर्ट जारी की और इसके तहत 28 जिलों के 84 आर्द्र भूमियों में सर्वेक्षण किया गया था। अब आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। बिहार में जल पक्षियों की 237 प्रजातियां मिली हैं तथा इसमें से 19 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है तथा कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां इस प्रकार हैं: ग्रेटर एडजुटेंट, कॉमन पोचाई, सारस क्रेन, काली टोपी वाला किंगफिशर, फाल्केटेड डक आदि। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार, अत्यधिक मछली पकड़ने और आर्द्र भूमि में प्रदूषण से खतरे में हैं। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया है इसमें। नेक्स्ट है बिहार में रामसर स्थल। बिहार के 2 आर्द्र भूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया है तथा अब बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हो गए हैं। नागी वेटलैंड, यह जमुई जिले में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झाझा वन रेंज में स्थित है। नागी पक्षी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था तथा यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ है। एशियाई जल पक्षी जनगणना यानी कि AWC 2023 के अनुसार यहाँ 7,844 पक्षी देखे गए हैं और 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट है नकटी वेटलैंड, यह जमुई जिले में स्थित है और यह भी मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है तथा यह 333 हेक्टेयर में फैला है। एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए हैं। यहाँ लुप्तप्राय भारतीय हाथी यानी कि एलिफस मैक्सिमम इंडिकस और एक संकटग्रस्त देशी कैटफिश वाल्गो अट्टू सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं और 1984 में इस आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट है बेगूसराय जिले की कांवड़ झील को 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया था। कांवड़ झील बूढ़ी गंडक नदी से बनी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील यानी कि ऑक्सबो लेक है। नेक्स्ट है सुशील मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी का कैंसर से पीड़ित होने के कारण 13 मई 2024 को निधन हो गया। इनका जन्म 5 जनवरी 1952 को पटना में हुआ था तथा उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है।
सुशील मोदी 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल, जो कि अब कुम्हरार है, से विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे तथा 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। 2005 से 13 तक तथा 2017 से 2020 तक सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए तथा वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव थे और उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव थे। नेक्स्ट है, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी है। सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रहे हैं। आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया था और सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं क्या बिहार भी असम बनेगा और आरक्षण। नेक्स्ट है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए इसे लागू किया गया है और इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय होंगे। अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक, वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति ये 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकारी या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल है संगठित अपराध करता है तो उसे 5 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्क और जब्त की जाएगी और उससे जांच का आनुपातिक खर्च भी वसूला जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। नेक्स्ट है, बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एक खाका के रूप में यह नीति तैयार की है। यह अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% की पूंजी निवेश सब्सिडी सरकार देगी। ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगी। इस सहायता की कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपए जो भी कम होगी तथा 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% शुल्क सब्सिडी मिलेगा। नेक्स्ट, सरकार 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1,000 रुपये प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहनों का विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, 30 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024। यह अधिनियम बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। इस अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है तथा इसके जरिए भूमि, बालू, शराब समेत अन्य आपराधिक मामलों में शामिल अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व को जबरन हटाना पुलिस निरीक्षक के पद से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति नहीं है और ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को जब्त की गई किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम 2024। राज्य के प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है और यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है
ताकि अपराधों को रोकने और उसका पता लगाने के लिए अपराधियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। आतंकवादी हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारक पुलिसिंग में सुधार करना। राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधक या उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफ़ॉल्ट के लिए तथा बाद के महीने के लिए 25,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है बिहार नई पर्यटन नीति 2024। इस नीति का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटकीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश में 30% अनुदान, अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए तक के निवेश में 25% अनुदान, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश में 25% अनुदान और इसकी अधिकतम सीमा 25 करोड़ रुपए है। न्यूनतम 75 लाख रुपए के निवेश पर भी वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशील कार्यबल का विकास करना। सूचीबद्ध होटल और रिजॉर्ट और टूर ऑपरेटर व पर्यटक गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है इसमें। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने, स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है तथा इसके अंतर्गत निम्न योजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ये सभी इस योजना में शामिल हैं। इसके लिए अर्हता क्या क्या है? तो आवेदक बिहार का अस्थायी निवासी हो, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष है। इकाई प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तथा आवेदक अपने जिले में ही परियोजना स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय सहायता। आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण, जो कि उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज दर के साथ है, के रूप में प्रदान किया जाएगा और यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट है बिहार लघु उद्यमी योजना। जाति आधारित जनगणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। इसलिए राज्य में बेरोजगारी में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई गई है और इस योजना का उद्घाटन 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त में परियोजना का 25%, दूसरी किस्त में परियोजना का 50% तथा तृतीय किस्त में परियोजना का 25% दिया जाएगा तथा केवल बिहार के निवासी को ही इसका लाभ दिया जाएगा। आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ये पात्रता के लिए शर्तें हैं। तो बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है और ये 3 किस्तों में दिया जाता है और इसके अंतर्गत लाभुकों की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उनकी पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है SDG सूचकांक 4.0 2023-24। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इस सूचकांक को नीति आयोग के द्वारा UNDP के सहयोग से जारी किया गया है और राज्यों में प्रथम स्थान पर 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड एवं केरल
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में रहे हैं। एसडीजी सूचकांक 4.0 में बिहार का प्रदर्शन। बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पायदान पर है। वहीं 2020-21 में बिहार का स्कोर 52 था। बिहार को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। बिहार एसडीजी 1 में 39 अंकों और एसडीजी 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। 5 साल से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चे 41%, 5 साल से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे 42.90%। बिहार का मातृ मृत्यु दर 118 है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 30 है तथा जीवन प्रत्याशा ये 69.50 वर्ष है। जन्म के समय लिंगानुपात 908 है। वहीं लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय 100% है। आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी 88.26% है तथा एसडीजी 1, 2, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर 50 से नीचे है। नेक्स्ट है भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। 100वें जन्म वर्ष की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। अब कर्पूरी ठाकुर के बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म 24 जनवरी 1924 को पितौंझिया गांव, जिसका नाम अब कर्पूरी ग्राम है, समस्तीपुर में हुआ था और 17 फरवरी 1988 को इनका निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने 1952 में ताजपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से। वहीं 1977 में थोड़े समय के लिए ये सांसद भी बने हैं। नेक्स्ट है 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है तथा मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया था। इन्होंने 1970 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। नेक्स्ट है कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला ने 1978 में 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें ओबीसी को 12% हिस्सा मिला। ओबीसी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 8%, महिलाओं को 3% और उच्च जाति के गरीबों को 3% हिस्सा मिला। अब भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तथा इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। वहीं किसी विशेष वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है, लेकिन इस वर्ष 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है, जिसमें शामिल हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव तथा एमएस स्वामीनाथन। पुरस्कार में कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाता है। मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और 1954 में पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा सीवी रमन थे और कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है कृषि रोड मैप 4। कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 को चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया तथा इसकी अवधि 31 मार्च 2028 तक है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक है। इस अवधि में राज्य सरकार कृषि से जुड़े विकास कार्यों पर लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट है बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को किया था। बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया था और चौथे कृषि रोड मैप में 12 विभागों को सम्मिलित किया गया है। चौथे कृषि रोड मैप के तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य में ही बेहतर गुणवत्ता वाले बीज का विकास किया जाएगा। फसल अवशेष प्रबंधन वाले यंत्रों का निर्माण किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन एवं पोषक अनाजों के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में
दलहन एवं तिलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कृषि के सर्वांगीण विकास के साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत विभाग प्राकृतिक वन भूमि पर 350 लाख पौधों का रोपण, 1 लाख हेक्टेयर में मृदा जल संरक्षण तथा 1500 हेक्टेयर मीटर जल संचयन क्षमता की गार्लैंड ट्रेंच निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, इस समय अवधि में प्राकृतिक वन भूमि सहित प्राकृतिक वनों के बाहर करीब 20 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। टिश्यू कल्चर आधारित पौधशालाओं की स्थापना की जाएगी। कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011-12 में चावल, वर्ष 2012-13 में गेहूं, वर्ष 2015-16 में मक्का, वर्ष 2016-17 में मक्का तथा वर्ष 2017-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार के द्वारा राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले कृषि रोड मैप की अवधि 2008 से 2012 की थी। दूसरा कृषि रोड मैप इसकी अवधि 2012 से 17 की थी तथा तीसरा कृषि रोड मैप इसकी अवधि 2017 से 2023 की थी और चौथे कृषि रोड मैप की अवधि 2023 से 28 की है। नेक्स्ट है गुड़ प्रोत्साहन नीति। 1 अक्टूबर 2024 से गुड़ प्रोत्साहन नीति लागू किया गया है। राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्यमियों को योजना लाभ देने के लिए केन केयर सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। चीनी मिलों के हितों को ध्यान में रखते हुए 15 किलोमीटर की दूरी पर ही गुड़ उद्योग लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें 50% तक अनुदान का प्रावधान है तथा 5 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10% अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2024 में बिहार का प्रदर्शन। ओवरऑल श्रेणी में IIT पटना को 73वां रैंक प्राप्त हुआ है। एम्स पटना को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT पटना को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है तथा NIT पटना को 55वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं प्रबंधन श्रेणी में IIM बोधगया को 33वां स्थान मिला है। फार्मेसी कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हाजीपुर को 33वां स्थान मिला है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में NIT पटना को 27वां स्थान मिला है। लॉ में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना को 31वां स्थान तथा मेडिकल में एम्स पटना को 26वां स्थान मिला है। वहीं एग्रीकल्चर की श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर को 36वां स्थान मिला है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में ओवरऑल कैटेगरी में IIT पटना को 73वां स्थान मिला है तथा एम्स पटना को 99वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर। मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का प्रस्ताव रखा था। भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 पारित किया और इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थान का दर्जा दिया गया। इस प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 2017 से 2023 के दौरान नए परिसर में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया। वास्तुकार पद्म विभूषण दिवंगत BV जोशी ने प्राचीन नालंदा के वस्तुओं को दर्शाते हुए पर्यावरण के अनुकूल वास्तुकला को डिज़ाइन किया था, जबकि विश्व मानकों से मेल खाने वाली सभी आधुनिक सुविधाओं को एकीकृत किया था। यह एक बड़ा कार्बन फुटप्रिंट मुक्त नेट ज़ीरो कैंपस है जो कई एकड़ में हरियाली और 100 एकड़ में फैले जल निकायों में फैला है, जो वास्तव में सीखने का निवास है। पूरा विश्वविद्यालय 455 एकड़ में फैला है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में किया गया और इस विश्वविद्यालय के विजिटर भारत के राष्ट्रपति हैं। इसके कुलाधिपति प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया हैं और इसके उद्घाटन समारोह में 17 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।
लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि द्वारा आयोजित पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिसके अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा की पीटी पास करने पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा जो कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है, इसकी पीटी परीक्षा पास करने पर 75,000 रुपये की राशि दी जाती है। संयुक्त रक्षा सेवा यानी कि सीडीएस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, इसकी पीटी परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए एवं नौसेना अकादमी की प्रथम चरण की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की राशि, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बिहार न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की राशि तथा अन्य राज्यों द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। वहीं आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा, एसबीआई एवं अन्य अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा, एलआईसी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये की राशि, संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपये की राशि तथा विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों के द्वारा आयोजित परीक्षा, तकनीकी एवं स्नातक प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।